Greeting students, welcome back to class. It's revision lecture of फ्रेंच रिवोल्यूशन। जो प्रीवियस वीक में हमने किया है उसी को हम डिस्कस यहाँ करेंगे। फ्रेंच सोसाइटी किस तरीके से डिवाइडेड थी? कब? 1789 से पहले। इट वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेट्स। उसके बाद हमने इसमें जो डिस्कस किया था, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, यानी 18th सेंचुरी के बाद फ्रेंच सोसाइटी या लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी। अब उसमें कुछ पॉइंट्स यहाँ मेंशन कर रखे हैं, 1 by 1 द पॉइंट्स आर मेंशनड। अब जो पीजेंट है उसमें 90% थे और जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे वो 10% थे। पीजेंट के पास 40% लैंड था और जो 10% लोग थे उनके पास जो लैंड था वो 60% था। सो स्टूडेंट वी कैन से दैट के इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड और रिसोर्सेज वर देयर। उसके बाद और भी तरह के कई डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में थे। जो कलर्जी हैं वो फर्स्ट स्टेट के अंदर थे, मतलब दे डोंट हैव टू गिव एनी टैक्स एंड जस्ट दे वर एंजॉइंग द ऑल राइट्स बाय बर्थ, same as it with in the second state nobility person is there, and in the third state people, mainly big businessmen, merchants, courts official, lawyers and peasants and artisans, small peasants, landless laborer, ये कुछ लोग थे जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे। और इसके अंदर इसमें मेंशन कर रखा है द चर्च ऑल्सो कलेक्टेड टैक्सेस। जो चर्च है, जैसे अगर हम आज की बात करें मंदिर में आपको पूजा करने के लिए टैक्स देना पड़े, तो कुछ उसी तरीके का एक रिलीजियस टैक्स था जिसको टाइथ बोला गया है। टाइल एक डायरेक्ट टैक्स था। टाइल जैसे आपको सॉल्ट हो गया, टोबैको हो गया, इन चीज़ों के ऊपर डायरेक्ट लगता था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था डेप्लेटिंग रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है वो किस तरीके से ख़त्म हुए थे उनके बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया था। लुई जो 16th है 1774 में वहाँ का रूलर बन गया एंड ही बिलोंग्स टू द बर्बन फैमिली, और ही वॉज एट द एज ऑफ 20 व्हेन ही बिकेम द किंग ऑफ द फ्रांस। इनकी जो मैरिज हुई थी, शादी हुई थी, ही वॉज मैरिड विद मैरी एंटोनिया एंड शी बिलोंग्स टू ऑस्ट्रिया, यानी जो लुई 16th की वाइफ थी वो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करती थी। एंड When he became the king, the treasury was almost empty, यानी जब वो किंग बना तो खजाना उसको खाली मिला। So as a ruler, or there must be money, or without money any ruler can't operate or rule the country। तो पैसा उसके पास होना चाहिए देश को संभालने के लिए। अब वो पैसा आएगा कहाँ से? उस चीज़ को गेन करने के लिए उसने टैक्सेस को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। अब ये रीजंस ऐसे ये चीज़ें आई क्यों? डेप्लेटिंग रिसोर्सेज हुआ क्या? द फर्स्ट इज अ लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब जो अमेरिका के 13 कॉलोनीज थे उनको फ्री करवाया था। किससे फ्री करवाया था? इंग्लैंड से फ्री करवाया था। अब इसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हो गया था। आर्मी थी जो उसको सैलरी देनी पड़ रही थी। उसके बाद जो वर्साई का हाउस था, वेस्टेज ऑफ मनी वहाँ बहुत ज़्यादा कर दी थी उन्होंने। जो पैसा या डेप्ट उन्होंने कर्ज ले रखा था वो 10% इंटरेस्ट के डिमांड करनी स्टार्ट कर दी थी। तो कुछ इस तरीके की जो चीज़ें थी उनकी वजह से जो है जो रिसोर्सेज थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे और टैक्सेस को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया था। थर्ड पॉइंट इज देयर द स्ट्रगल टू सर्वाइव, जीने के लिए संघर्ष। ऐसा क्यों हुआ कि लोगों को जो है जीने के लिए ही संघर्ष करना पड़ा? दे हैड टू स्ट्रगल टू सर्वाइव, क्योंकि यहाँ मेंशन कर रखा है कि 23 मिलियन पॉपुलेशन, 1715 में 23 मिलियन पॉपुलेशन थी ऑलमोस्ट 60 ईयर के बाद, यानी 1789 में। 1789 तक जाते जाते जो पॉपुलेशन है 28 मिलियन होगी। तो जो ये गैप हम देख पा रहे हैं इसके अंदर 50 लाख पॉपुलेशन जो है लगभग 60 साल में इंक्रीज होगी। अब जो पॉपुलेशन बढ़ी उसके साथ जो रिसोर्सेज थे, जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ी रिसोर्सेज उसी रफ्तार से कम हो रहे थे। द डिमांड फॉर फूड ग्रेन इंक्रीज लीडिंग इन द इंसेंस इन देयर प्राइसेस,
और उसके बाद ब्रेड बटर स्टेपल फूड उनकी चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा जो है इंक्रीमेंट देखने को मिला था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड टू द प्रिविलेजेस। तो मिडिल क्लास ग्रो कैसे कर गई, क्योंकि मिडिल क्लास के लोगों ने बाहर जाकर स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। बाहर स्टडी के साथ साथ उन्होंने जो है इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट कर दिया था इंडस्ट्री वगैरह में, पैसे वगैरह उनके पास हो गए थे। और इसमें जो मेन रोल रहा है वो फिलोसफर्स का रहा है। देर आर द मेनली थ्री नेम मेंशन्ड, जिसमें रूसो है, जॉन लॉक है और मोंटेस्क्यू है। उन्होंने अपनी अपनी बुकों में जो है लोगों को अवेयर किया है कि व्हाट आर देयर राइट्स, तो उसके बारे में उन्होंने बताया, जिससे लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया था। जैसे रूसो की बुक है यहाँ पे, और रूसो ने अपनी बुक में इस चीज़ के रिगार्डिंग मेंशन किया ही है। उसके बाद मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज में लिखा है। और उसके बाद जो है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में पावर को किस तरीके से डिवाइड किया जाए, ये मोंटेस्क्यू ने लिखा है द स्पिरिट ऑफ लॉज के अंदर। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने डिस्कस किया था द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन, यानी इसके अलग अलग स्टेजेस क्या रहे थे रिवोल्यूशन के। तो फर्स्ट जो इंसिडेंट था वो 5 मई 1789, यानी जैसे हमने डिस्कस किया ही था कि रिसोर्सेज नहीं थे, पैसा राजा के पास था नहीं, तो टैक्स इंक्रीज करने के लिए उसने एक मीटिंग को बुलाई। उस मीटिंग में तीनों स्टेट के लोगों ने भाग लिया। टोटल जो मेंबर थे वो 1200 थे। फर्स्ट और सेकंड स्टेट से जो मेंबर थे वो 300 और थर्ड स्टेट से जो मेंबर थे वो 600 मेंबर थे। अब यहाँ जो मेजर प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम ये थी, जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने डिमांड की ईच पर्सन 1 वोट, यानी 1 पर्सन 1 वोट, यानी 1200 वोट मस्ट बी देयर। बट किंग ने इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया एंड किंग ने क्या बोला, ईच ग्रुप और ईच स्टेट 1 वोट, यानी 3 स्टेट होंगे और 3 ही वोट होंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऑलरेडी जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट है दे वर एंजॉयिंग द ऑल राइट्स, और अब जो न्यू टैक्सेस लागू होंगे वो भी फर्स्ट और सेकंड स्टेट पर लागू नहीं होंगे। सो जब ये डिमांड एक्सेप्ट नहीं की गई तो थर्ड स्टेट ने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। अब 440,000 लेटर्स का एक लेटर भी भेजा गया था वहाँ पे इसके अंदर, और जो इसमें मेनली टोटल जो है 1200 ही लोग थे जिनको इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए रखा गया था। उसके बाद है 20 जून 1789, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट असेंबल्ड इन द इंडोर टेनिस कोर्ट, यानी ये तो 5 मई का इंसिडेंट हमने पढ़ लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट इंसिडेंट है वो 20 जून का है। अब इंडोर टेनिस कोर्ट के अंदर ये इकट्ठे हुए, और इंडोर टेनिस कोर्ट जो है ये है कहाँ, वर्साई के अंदर है। अब यहाँ पर उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली, थर्ड स्टेट ने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। इनको लीड करने वाले मीराबा और आबे सियो थे, और आबे सियो ने एक पैम्पलेट भी लिखा था जिसका नेम था व्हाट इज थर्ड स्टेट। मीनवाइल द रेस्ट ऑफ द फ्रांस seized with the trouble because of the before mentioned. The severe winter resulted in bad harvest, led the right of rise in the prices of bread. अब ये इंसिडेंट है जिनकी वजह से इसमें काफ़ी इंक्रीमेंट देखने को मिला था या लोग भड़क गए थे। 14 जुलाई 1789। After spreading the arts in the long queue, bakery crowds and angry women stormed into the shops. मतलब इंक्रीज तो हो ही गया था रेट, उसकी वजह से लोग वेट नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी टाइम से उन्हें भोजन या खाने पीने की चीज़ें या स्टेपल फूड नहीं मिल पा रहा था। तो लास्ट में लोगों ने जो शॉप वगैरह थी उनको लूटना तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर दिया था। द रूमर स्प्रेड इन द कंट्री साइड, द फ्यूडल लॉर्ड्स एंड द मैन्योर वुड सेंड बैंड टू द बिंग्स एंड डिस्ट्रॉय द राइस क्रॉप्स। अब ये भी अफवाह फैल गई थी कि राजा ने लोगों को फसल बर्बाद करने के लिए भेज दिया है। सो फाइनली इन द लास्ट किंग एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ द थर्ड स्टेट। अब उसने जो नेशनल असेंबली बनी थी उसको क्या कर दिया, परमिट कर दिया। और किंग ऑल्सो एक्सेप्टेड दैट द हिज पावर मस्ट बी चेक्ड बाय द
नेशनल असेंबली और बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। द इंसिडेंट ऑफ द 14th अगस्त 1789। अब इस इंसिडेंट में क्या है, द असेंबली पास्ड अ डिक्री अबोलिशिंग द फेड्यूल सिस्टम ऑफ द ऑब्लिगेशन एंड द टैक्सेस, यानी डिक्री एक राइट्स बना के, कानून बना के, उसके थ्रू अबोलिशमेंट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम उसको भी लागू कर दिया गया, यानी अब जो फ्यूडल सिस्टम था उसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। द मेंबर ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव देयर प्रिविलेजेस, जो बाय बर्थ राइट्स उनको मिले हुए थे वो भी छोड़ने के लिए उनको अब मजबूर किया गया था। फ्रांस बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि पैसिव सिटीजन और एक्टिव सिटीजन को रखा गया। एक्टिव सिटीजन वो थे जिनकी एज अब 25 और जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स पे कर सकता हो। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।